गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम झांसी की रानी नामक कविता का अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो पिछले कविता के इस बंद में हमने पढ़ा था कि रानी जो है वो अपना घोड़ा लेकर के अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी। तो अचानक से क्या था कि उसका जो पहले वाला घोड़ा था वो मर गया था। अब उसने दूसरा कोई घोड़ा लिया था। अब वो जो नया घोड़ा था वो इतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं था। तो अचानक से क्या हुआ कि रानी जब लड़ते लड़ते आगे बढ़ रही थी तो आगे नाला आ गया और वो जो नया घोड़ा था वो नाले पर जाकर के खड़ा हो गया। वो नाला क्रॉस नहीं कर पाया और इतने में बहुत सारे शत्रुओं ने आकर के रानी को घेर लिया और रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे, इसलिए बहुत सारे शत्रुओं के सामने उसका वश नहीं चल पाया और वो वीर गति को सिधार गई, यानी कि रानी युद्ध में मारी गई। अब क्या हुआ कि रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब रानी जो थी वो वीर गति को प्राप्त हो गई और जो दिव्य क्या होती है, पवित्र, उसकी पवित्र सवारी अब क्या थी, चिता थी कि रानी को अब चिता में जलना था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची हितकारी थी। तेज क्या होता है, चमक। अब उसकी जो चेहरे की चमक थी वो अग्नि में, अग्नि भी चमकीली होती है, तो वो अग्नि में अब मिलने जा रही थी, क्योंकि वो एक सच्चे अच्छे तेज की अधिकारी थी। उसे उसके चेहरे पे सदैव तेज था और उस एक तेज यहाँ पे किसका प्रतीक है कि मतलब चमक, यानी कि उसका नाम जो है वो सदैव इस दुनिया में अमर रहेगा। वो भी क्या है, उसके नाम की चमक है, उसका नाम चर्चित रहेगा। इसकी वो अधिकारी थी, ये अधिकार उसे प्राप्त होना ही था। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। रानी की जो आयु थी उसकी आयु मात्र अभी 23 वर्ष की ही थी। वो कोई मानव नहीं, वो तो कोई ईश्वर का अवतार थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। हम भारतीयों के मन में, यानी कि हम बिल्कुल मरे हुए के जैसे हो गए थे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके। अब हमें वो जगाने के लिए और स्वतंत्रता की मशाल जलाने के लिए वो हमारे लिए क्या बन के आई थी, एक अवतार बन करके आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। अब रानी हमें स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता दिखा गई और जो शिक्षा वो हमें देने आई थी वो शिक्षा वो हमें दे करके चली गई। बुंदेले हर मोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के जो यशोगान करने वाले हैं उनके मुंह से हमने यही सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ने वाली वीरांगना थी। अब अंतिम पहरे में क्या बताया है कि रानी ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, जो हमारे लिए कार्य किया, हमारे देश के लिए जो कार्य किया, उसके लिए हम सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे। कृतज्ञ क्या होते हैं अभी, उपकार को मानने वाला। हम सदैव रानी के क्या रहेंगे भाई, कृतज्ञ रहेंगे, उपकार को मानने वाले रहेंगे, उसके एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता की मशाल जलाई और जिसके फलस्वरूप 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के अधीन से, अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। तो उनके इस उपकार को हम सदैव आजीवन मानते रहेंगे, जीवन भर मानते रहेंगे। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कवयित्री कहती है कि रानी, अब रानी जब स्वर्ग सिधार गई तो कहती है कि जाओ रानी, हम भारतवासी तुम्हारे किए हुए इस उपकार को सदैव याद रखेंगे।
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। और तुम्हारा ये जो बलिदान है ये हमारे अंदर स्वतंत्रता के भाव जगाएगा जो कभी नष्ट नहीं होंगे। अविनाशी क्या होते हैं भाई? कभी नष्ट ना होने वाले। ये हमारे अंदर वो स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार, तुम्हारा जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बलिदान हमें सदैव स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे ये इतिहास चुप हो जाए, यानी कि अंग्रेज, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अंग्रेज लोग तो किसी भी हमारे भारत देश के शहीदों को या जो वीर सपूत थे उनके नाम को वो कभी मतलब प्रसिद्ध नहीं होने देते थे। तो कवयित्री ने कहा है कि चाहे इस इतिहास में तुम्हारा नाम ना छपे, चाहे ये अंग्रेज लोग तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध नहीं होने दें, चाहे चुप हो इतिहास लगे सच्चाई को फांसी। चाहे ये इतिहास जो है ये चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, अर्थात कोई भी इस सच को ना माने, लेकिन हो मदमाती विजय मिटाते गोलों से चाहे झांसी। चाहे ये अंग्रेजी सरकार है ये अपने घमंड में, अपने हुकूमत के घमंड में, अपने हथियारों के घमंड में चाहे इस हमारे झांसी को गोलों से तोपों से उड़ा दे, तेरा स्मारक तू ही होगी। तेरी याद, तेरी यादगार, तो स्मारक क्या होता है भाई? यादगार। तेरी यादगार तो तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी और तू ही अपनी एक अमिट निशानी है जो हमारे दिल से कभी नहीं मिट सकेगी। तेरा स्मारक तो तू खुद ही होगी, तेरा जो बलिदान है वो ही होगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने यही कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब मर्दानी औरत थी जो मर्दों की तरह लड़ी और स्वतंत्रता की मिसाल उन्होंने जलाई थी। ठीक है भाई, ये था आपका चैप्टर और आपके चैप्टर का यहीं पे अंत होता है। इसमें कुछ इन दोनों पैराग्राफ में भी कुछ हार्ड वर्ड आए हैं। रानी गई सिधार। सिधार का मतलब क्या होता है भाई? स्वर्ग सिधारना, स्वर्ग को प्राप्त होना, मर जाना। अब उसकी दिव्य सवारी थी। चिता क्या होती है? जिसपे बैठा करके जलाया जाता है वो चिता होती है। दिव्य सवारी क्या होता है? दिव्य पवित्र सवारी जिस पर बैठ करके वो चलती है। तो अब वो चिता पे बैठ करके ही जाने वाले हैं क्योंकि वो अब मर चुकी है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब रानी का जो तेज था वो अग्नि रूपी तेज में मिल गया और जो उसका नाम था वो भी एक तेज के समान है। वो जिस नाम की वो सच्ची अधिकारी थी, जिस तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, वो तेज उसे प्राप्त हो गया। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज, मनुज क्या होता है भाई? मानव, मनुष्य। दिखा गई वो सिखा गई। पथ, पथ क्या होता है? रास्ता। दिव्य क्या होता है? अलौकिक, देवताओं की तरह। तेज, वीरता, यानी कि वीरता। रानी जो थी वो वीरता की सच्ची अधिकारी थी क्योंकि उसने वीरता भरा कार्य किया था। उम्र क्या होती है? आयु होती है। मनुष्य, मनुज होता है अवतारी। देवी, देवी या देवताओं के जो अवतार होते हैं वो अवतारियों से कहा गया है। ठीक है, तो आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नामक इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव जो थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस ओर संकेत किया गया है। किंतु काल गति जो थी वो
किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क्योंकि रानी जब शादी होके आई थी तो उसके जीवन में खुशियां भरी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ उसके पति की मृत्यु होने से जो काल की गति थी, वो दुखों का जो चक्र था वो उसके जीवन में आ गया था। तो किस कारण से आया था भी? उसके पति की मृत्यु के कारण आया था। दूसरा है, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? पति की मृत्यु के पश्चात रानी विधवा हो गई और चारों ओर उसके मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े उसके ऊपर, क्योंकि रानी विधवा हो गई थी, फिर उसके कोई संतान नहीं थी, तो संतान ना होने की वजह से उसका जो राज्य था वो अंग्रेज छीनने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए उसके पति की मृत्यु भी हो गई और उसका राज्य भी छीनता दिख रहा था। इन सभी दुखों से वो घिर गई थी, इसलिए कहा गया है कि काली घटा घेरने की बात इस कविता में कही गई है। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? इस कविता में भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत काफी दिनों से अंग्रेजों के अधीन था और वो अपनी सारी शक्तियां छिन्न कर चुका था। उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी, सारी जो शक्तियां थी वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, तो वो लाचार इंसान की तरह भारत के लोग जो थे वो लाचार हो गए थे, इसलिए उनको भारत को बूढ़ा भारत कहा गया है। अब उसमें नई जवानी लाने का अर्थ क्या है? नई जवानी लाने का अर्थ है कि जो भारत के लोग जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो उनका सामना करने से कतराते थे, बिल्कुल डर के बैठ गए थे। उन लोगों के मन में एक नई चेतना उत्पन्न करना जो है वो किसका भाव है? नई जवानी लाने का भाव है। ठीक है। संग्राम की क्रांति को बताया है। क्रांति से उत्साहित बूढ़े भारत में पुनः उत्साह उमड़ पड़ा। तात्पर्य यह है कि शिथिल निष्क्रिय भारतीय पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या हो गए भाई? उत्साहित हो गए। प्रश्न 3 है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग रहा। वैसे प्रश्न आपको लिखना है अपनी ओन लैंग्वेज में, बट फिर भी हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था भाई? छबीली नाम था। उसके बाल सखा कौन थे? नाना साहिब, वो उन्हीं के साथ खेलती थी, नाना के संग खाती थी, वो नाना के संग खेली थी। ऐसा आया था ना कविता में। नाना के साथ ही वह पढ़ी लिखी और खेलती थी। उनका बचपन शुरू से ही क्या था भाई? शस्त्र संचालन करना, युद्ध की व्यूह रचना करना, मतलब नकली युद्ध खेलना, इस तरह के उसके क्या थे? शौक थे। यानी कि वो बचपन से ही लड़ाई करना, सैन्य शिक्षा लेना, इन सब में उसका शौक रहता था। उसकी स्वयं की रुचि इस प्रकार के खेलों में थी। उसे गुड्डे गुड़ियों का खेल पसंद नहीं था, इसलिए बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि ही उसकी सहेलियां बनी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल अलग हट करके बीता। क्यों? क्योंकि वह हमारी तरह सामान्य खेल नहीं खेलती थी और बचपन में से ही उन्होंने वीरता पूर्वक कार्यों में रुचि ली थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई का बचपन जो है वो हमारे बचपन से बिल्कुल अलग था। तो इसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हो। ओके। अगला प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियों को भी खोजिए। तो इसमें भाई कौन कौन से वीरों के नाम आए हैं? इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई के पुरुष मित्रों के नाम आए हैं, जैसे नाना धुंधु पंत है, तात्या टोपे है, अजी मुल्ला है, अहमद शाह अब्दाली है, मौलवी हैं, ठाकुर कुंवर सिंह हैं। हमारे भारतीय इतिहास में अनेक वीरांगनाओं के नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं।
कितूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गिडालू आदि रानी लक्ष्मीबाई की भांति वीर एवं साहसी थी। रानी हाड़ावती थी और ये जो आपकी रानी पद्मिनी थी, ये भी क्या थी, वीरांगनाएं हमारे इतिहास में हुई हैं। झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि हमें हमारे देश के लिए सदैव बलिदान रखने की भावना रखनी चाहिए। देश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। देश की सेवा के लिए कोई आयु बंधन नहीं है। हमें अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार दिया? अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय कैसे दिया? रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासकों के कुचक्रों के विरुद्ध डट करके वो लड़ी थी। उन्होंने अपने जीते जी कभी झांसी राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होने दिया, जबकि वे अपने कुचक्र षड्यंत्रों के बल पर पूरे भारत पर कब्जा करने चले जा रहे थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने कभी भी झांसी पर अपने जीते जी अंग्रेजों का अधिकार नहीं होने दिया। रानी के विधवा होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ? उसने क्या किया? रानी के विधवा होने पर डलहौजी प्रश्न इसलिए हुआ क्योंकि रानी की कोई संतान नहीं थी और डलहौजी ने ये पॉलिसी बना रखी थी, ये नीति बना रखी थी कि जिस राज्य का कोई राजा मर जाएगा, उसकी कोई संतान नहीं होगी, तो उसका सारा राज्य जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनस्थ हो जाएगा। तो जैसे ही राजा की मृत्यु हुई और डलहौजी को पता चला कि रानी के राजा के कोई संतान नहीं है, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने झांसी राज्य पर अपना आक्रमण कर दिया, अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसका भाव यह है कि जो भारतीयों ने काफी दिनों से जो अपनी आजादी खो चुके थे जो लोग, अब उनके मन में आजादी को प्राप्त करने की एक ललक जाग उठी थी। सबने पहचाना था कि आजादी प्राप्त करने पर हमें क्या फायदे हो सकते हैं। भारतीय विदेशी शासकों के गुलाम हो चुके थे। भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। भारतीय अपने ही देश में किसी दास की भांति जी रहे थे। अब वो अंग्रेजों से स्वतंत्र होना चाहते थे। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। इसका तात्पर्य क्या है? राव गंगाधर जो थे वो निसंतान थे और उनकी मृत्यु हो गई, तो जो झांसी राज्य था वो अब क्या हो गया? राजा के बिना राज्य क्या हो जाता है? लावारिस हो जाता है। अब उस लावारिस झांसी राज्य को लावारिस समझ करके अंग्रेज उसका वारिस बन करके उस पर अधिकार जमाने के लिए आ गए और उन्होंने रानी के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है भाई, अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे झांसी आए थे। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर और इस पाठ का क्या व्याख्यान हो गया। अनुमान और कल्पना, कुछ प्रश्न और भी दे रखे हैं। कविता में स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात कही गई है? कविता में स्वाधीनता संग्राम के 1857 की क्रांति के विषय में बताया गया है। कविता में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। डलहौजी अपनी सेना सहित झांसी पर कब्जा करने के लिए झांसी आ गया था। यह संग्राम का प्रारंभिक दौर था। उस समय अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। वे नैतिक अनैतिक किसी भी ढंग से एक एक करके
भारत की सभी रियासतों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो उस समय की ये कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता रानी लक्ष्मीबाई में मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। वे सिद्ध करना चाहती हैं कि लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी और वो मर्दों की तरह उसने युद्ध किया था। उसमें वीरता किसी स्त्री की तरह नहीं बल्कि किसी वीर साहसी मर्द की तरह भरी हुई थी। उनकी वेशभूषा भी किसी वीर योद्धा की भांति ही थी। वे अपनी आदतों, व्यवहार और रुचि में किसी मर्द अर्थात पुरुष की तरह थी। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन्हें मर्दानी औरत कहा है। खोजबीन में क्या दे रखा है? बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के जमाने के हथियार कौन कौन से हैं? उस समय कौन कौन से हथियार थे भाई? बर्छी, तीर, कटारी ये थे। और आजकल के क्या हैं? आजकल तो एटम बम हो गए, आपके मशीन गन हो गई, AK-47 हो गई, 56 टैंक हो गए, बहुत सारे ऐसे मतलब नए नए प्रकार के वेपन आ चुके हैं। तो हमें उनके बारे में कंपेयर करना है कि पहले के हथियार कैसे थे और आज के हथियार कैसे हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है? पहले क्या था कि लड़कियों को पढ़ाया भी कम जाता था और लड़कियों को सिर्फ घर का काम करने की ही अनुमति थी, उन्हें बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। इसलिए उस समय बहुत कम लड़कियां थी जो इस तरह के मतलब हथियार चलाना या स्कूल जाना, सीखना, कुछ करना इनमें आगे आती थी। लेकिन आजकल की स्थिति क्या हो गई है? आजकल की स्थिति ये हो गई है कि लड़कियां हर काम में लड़कों से आगे हैं। वो सेना में भी जाती हैं, वो साइंटिस्ट भी बनती हैं, वो IAS IPS अधिकारी भी बनती हैं, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे हैं। तो पहले की अपेक्षा आजकल लड़कियां हर फील्ड में बहुत आगे हैं। तो पहले की अपेक्षा हमें क्या अंतर करना है कि पहले की अपेक्षा लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे जा रही हैं। पहले की तरह लड़कियों पर किसी प्रकार का कोई अंकुश अब नहीं रहा और वे भी हर कार्य में आगे बढ़ चढ़ के पार्ट ले रही हैं, भाग ले रही हैं। ठीक है, आज लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। भारतीय सेनाओं में भी वो आज बहुत से वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं। वरिष्ठ पद क्या होते हैं? सीनियर ऑफिसर जो हैं वो भी आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ये था आपका चैप्टर रानी लक्ष्मीबाई और उसके क्वेश्चन आंसर। तो कल इस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको क्या करने हैं? राइट डाउन करने हैं और उन्हें लर्न करना है। ओके, मिलते हैं डाउट क्लास में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय। अच्छा, एक चीज और रह गई बेटा, इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग रह गए हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूं। जो आज के चैप्टर में कुछ पढ़े थे, अलौकिक, सिधारना, जैसे है सिधारना, मर जाना, अलौकिक, अलौकिक होता है देवताओं की, अलौकिक दिव्य या देवताओं की। तेज वीरता,
वीरता, उम्र, आयु, मनुज, मानव, मनुज, मनुष्य, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य। अवतारी, देवी, अवतारी होती है देवी। इसके बाद है पथ, रास्ता, पथ, रास्ता, सीख, शिक्षा, सीख, शिक्षा, सीख के बाद है कृतज्ञ, उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला, बलिदान, त्याग, बलिदान, त्याग, अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी विनाश न हो, वो क्या होता है? अविनाशी। मदमती, मस्ती भरी, मदमाती, मधुमाती का अर्थ क्या होता है? मस्ती भरी, स्मारक, यादगार, स्मारक होता है यादगार, अमित जो कभी न मिटे, जो कभी न मिटे, अमित जो कभी न मिटे, निशानी, चिन्ह, प्रतीक, चिन्ह या प्रतीक, ये थे आपके आज के टॉपिक के शब्दार्थ। और भी कोई ऐसा शब्द रह जाता है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।